अच्छा जी, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट द मनी। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मनी क्या होती है, ये क्यों यूज़ होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये क्या है, ये ओरिजिनेट कैसे हुई, और सब कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि मनी के कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं कि मनी होती क्या है, ठीक है, व्हाट इट इज़ एक्चुअली। सो शुरुआत करते हैं, मनी इज़ अ कमोडिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम जान लेते हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ कमोडिटी विच कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, पहले तो ये देख लें कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या होता है, पहले एक्सचेंज ये होता है कि लेट सपोज अगर आपको 1 किलो आटा चाहिए, ठीक है, तो उसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ मॉनेटरी वैल्यू देना पड़ेगा आपको, या उसके बदले कुछ चीज़ देनी पड़ेगी आपको। कैसे कि लेट सपोज पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब पैसे नहीं होते थे, करेंसी नहीं होती थी, आपके सिक्के नोट नहीं होते थे, तो क्या होता था कि लोग चीज़ों के बदले चीज़ें देते थे, कमोडिटीज़ के बदले कमोडिटीज़ देते थे, गुड्स के बदले गुड्स देते थे, सर्विसेज के बदले सर्विसेज देते थे। जैसे कि लेट सपोज अगर एक आदमी है जो तेल बेच रहा है, ठीक है, लेट सपोज कुकिंग ऑयल बेच रहा है या किसी भी टाइप का ऑयल बेच रहा है, तो उसके बदले में भी वो जो है किसी कॉबलर से जो मोची होता है उससे अपनी कोई चीज़, जुत्ती जो है वो सिलवा ले या शू सिलवा ले या कुछ भी जो है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या हुआ कि उन्होंने गुड्स दिए और सर्विसेज ली उनसे, ठीक है। या ऐसा होता था कि जिसको आटा चाहिए होता था तो वो आटा लेके और गंदुम लेट सपोज थी उसके पास, तो वो गंदुम दे देता था, वीट जो होती है वीट दे के वो जो है फ्लोर ले लेता था, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म की क्या होती थी, ट्रेड्स होते थे, जो क्या होता था कमोडिटी टू कमोडिटी या कमोडिटी टू सर्विस डायरेक्टली होते थे। ये क्या है, एक एक्सचेंज है कि आप एक चीज़ दे रहे हैं और कुछ और चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। अब क्वांटिटी क्या होगी दैट डिपेंड्स, कि भाई लेट सपोज आपको 1 किलो गंदम के बदले जो है आपको ½ किलो आटा मिलेगा, क्योंकि गंदम को फिर पीसना पड़ता है और उससे आटा निकलता है, ठीक है। तो उसमें मेहनत लगती है, तो 1 किलो में भी गंदम के बदले आपको ½ किलो आटा मिले, ठीक है। ये इस तरीके से क्या है, एक रेशो फिक्स होता था कि इतना आपको मिलेगा जब आप ये चीज़ इतनी देंगे, ठीक है। ये क्या है, एक्सचेंज है। आप एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई चीज़ अदल-बदल कर रहे हैं। कुछ चीज़ दे रहे हैं और कुछ चीज़ ले रहे हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब आ जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे बात। अब क्या होता था कि ये जो हम डायरेक्ट कमोडिटीज़ ले रहे हैं या दे रहे हैं सर्विसेज़ के बदले या दूसरे गुड्स के ज़रिए, इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आप कमोडिटीज़ के बदले कमोडिटीज़ देते हैं या कमोडिटीज़ के बदले सर्विसेज़ देते हैं। ये भले आप नोट कर रही हैं, ये बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम में आप डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे होते हैं, इसमें कोई और मीडियम नहीं होता बीच में। लेकिन बार्टर सिस्टम की एक जो ड्रॉबैक था वो था कोइंसिडेंस। ये कोइंसिडेंस पे बेस्ड होता था पूरा बार्टर सिस्टम। कैसे कि लेट सपोज आप तेल बेच रहे हैं, जैसे एक बंदा वो तेल बेच रहा है और वो गया, उसको तेल बेचना है और उसको कोबलर की सर्विसेज चाहिए, मोची की सर्विसेज चाहिए, मे बी उसको चमड़े में से कुछ बनवाना है, ठीक है, उसको जूती सिलवानी है या कुछ भी करवाना है। फिर क्या होगा कि ये कोइंसिडेंस होगा कि उस मोची को तेल ही चाहिए उस दिन, मे बी उसको उस दिन तेल नहीं, उसके पास तेल बहुत सारा पड़ा हुआ है घर में, उसको आटा चाहिए लेट सपोज उस दिन। तो वो तो कहेगा कि नहीं, आज तो मैं आपको सर्विसेज नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे आटा चाहिए, मुझे तेल नहीं चाहिए, ठीक है, ऑयल नहीं चाहिए मुझे। ये क्या होगा, कोइंसिडेंस नहीं हुआ यहाँ पे। कोइंसिडेंस नहीं होगा तो आपका बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इस कोइंसिडेंस से बचने के लिए हमने क्या किया कि हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज को लाया बीच में। हमने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिसकी मदद से हम हर वक्त कुछ चीज़ खरीद सकें और बेच सकें। क्योंकि ऐसा तो क्या होगा कि उस टाइम तो पॉपुलेशन लेट सपोज बहुत कम थी, बहुत कम लोग होते थे दुनिया में, तो बार्टर सिस्टम चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, शहर बनने लगे, तो क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम फेल होने लगा, कि कोइंसिडेंस नहीं हो रहा था। आपको ढूंढना पड़ता था शहर में जाके कि मैं अगर ऑयल बेच रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे कॉबलर की सर्विसेज आज दे सके, ठीक है। तो कोइंसिडेंस के लिए आप फिरते थे, कोइंसिडेंस आप ढूंढते थे। अगर आपको नहीं मिलता था तो आप अवेल नहीं कर पाते थे वो चीज़। फिर हमने कहा कि हमें एक मीडियम लाना चाहिए, वो ऐसा मीडियम हो कि वो हर वक्त हम यूज़ कर सकें, उसका एक वैल्यू हो, ठीक है।
फिर इनिशियली क्या हुआ, शुरुआत के दिनों में क्या हुआ कि आपके मीडियम डिफरेंट तरीके के आने लगे, ठीक है। आज तो हम मीडियम ये देखते हैं, आपके पास नोट्स होते हैं या सिक्के होते हैं। उस टाइम ऐसा नहीं था। आप उस टाइम आपके पास क्या होते थे, काफ़ी जगहों पे पत्थर यूज़ होते थे, ठीक है। एक स्पेसिफिक शक्ल के, एक स्पेसिफिक वेट के पत्थर यूज़ होते थे। काफ़ी जगहों पे गोल्ड यूज़ होता था, सिल्वर यूज़ होता था, कॉपर या प्रीशियस मेटल्स यूज़ होते थे, ठीक है। ऐसा होता था। काफ़ी मुल्कों में तो बहुत बड़े-बड़े पत्थर भी यूज़ होते थे, जो हिल भी नहीं सकते थे, एक जगह ही पड़े रहते थे, लेकिन उनका एक वैल्यू होता था। क्या वैल्यू होता था? लेट्स सपोज़ एक पत्थर है, स्पेसिफिक वेट का, शक्ल का एक पत्थर है, तो ये कहा जाता था कि अगर ये पत्थर आप हमको देंगे, तो हम आपको 1 किलो आटा देंगे, ठीक है। वो एक पत्थर जो होगा, वो उस आटे देने वाले के पास पड़ा होगा। जब उसको कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो जाएगा किसी और के पास। लेट्स सपोज़ उसको कोबलर की सर्विसेज़ चाहिए, जिसने आटा बेचा। अब वो जाएगा कोबलर के पास, वो उसको वो पत्थर देगा। उसको कहेगा कि ये पत्थर है, इसकी वैल्यू है, क्योंकि इसके बदले में मैंने किसी और को 1 किलो आटा दिया था। तो अब इस चीज़ की वैल्यू है 1 किलो आटा। तो अब ये पत्थर तुम मुझसे लो और मुझे कोबलर की सर्विस दो। वो उसको कोबलर की सर्विस देगा। फिर वो यूज़ करेगा कोबलर उस पत्थर को किसी और से सर्विस लेने के लिए या वुड लेने के लिए, कमोडिटी लेने के लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक सिस्टम शुरू हुआ, एक मीडियम क्रिएट हुआ। वो पत्थर जो है मीडियम का काम करने लगे। फिर क्या हुआ कि पत्थर तो कोई भी बना सकता था उस शक्ल के, उसमें फ्रॉड्स होने लगे, ठीक है। लोग ट्रिक करने लगे उस चीज़ शक्ल के पत्थर बना के। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जो बहुत रेयर हो, जो हर किसी के पास अवेलेबल ना हो। पत्थर तो हर किसी के पास अवेलेबल है। फिर उन्होंने गोल्ड यूज़ करना शुरू किया। इस तरीके से उन्होंने सिल्वर, कॉपर, प्रीशियस मेटल्स जो थे वो यूज़ करना शुरू किए, ठीक है। जो एक तो मिलते बहुत रेयर थे, और मिलते थे तो सिर्फ़ उनके पास होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा उस चीज़ की वैल्यू हो, ठीक है। अब ये एक मीडियम क्रिएट हो गया उनके पास। अब क्या हुआ कि इस मीडियम को यूज़ करके वो एक्सचेंज करने लगे। जैसे मैंने कहा कि पत्थर कितनी बार रिवॉल्व हुआ, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, उस पत्थर का मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? मॉनेटरी वैल्यू। आज भी अगर आप देखें तो ये आपके पास जो करेंसी के नोट्स हैं या सिक्के हैं, ये क्या हैं? ये मेटल्स है ना, पेपर है ना, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं है। पेपर का क्या वैल्यू है? तो आप ऐसे वाइट पेपर फाड़ के A4 का, उसमें से भी इसकी अपना नोट की साइज़ जितने पेपर फाड़ लें आप भले, उसको मार्केट में जाके दें, कोई आपसे नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उनको पता है कि इस वाइट पेपर के पीछे कोई वैल्यू ही नहीं है। इसके पीछे हमें कोई कुछ नहीं देगा। आप वाइट पेपर जाके किसी फ्रूट वाले को दें तो आपको फ्रूट्स नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये वाइट पेपर के पीछे कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वहीं पे अगर आप 100 रुपए का नोट लेके चले जाएँ, तो उसको पता है कि इस नोट की वैल्यू है। ये नोट मैं कहीं भी जाऊँगा तो उसके बदले मुझे गुड्स एंड सर्विसेज़ मिल जाएँगी, ठीक है? तो इससे क्या है कि आप उस चीज़ को मॉनेटरी वैल्यू देते हैं जिसका आपके पास वैल्यू हो, आपके सिस्टम में वैल्यू हो, ठीक है? अब 100 रुपीज़ के नोट को हर कोई वैल्यू देता है, सेम वैल्यू देता है। ऐसा नहीं है कि कोई 100 रुपए के वो नोट को 110 का वैल्यू देता है, नहीं। सबके लिए 100 का नोट 100 का नोट ही है। उसके अंदर 100 रुपए की ही चीज़ें मिलेंगी। मॉनेटरी वैल्यू उसका 100 रुपए ही है, ठीक है। अब ये हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आपने कमोडिटीज़ को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ करना शुरू किया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? मनी इज़ अ कमोडिटी, ठीक है। Can be used as a medium of exchange that is accepted for purchase of goods and services। हर जगह पे वो एक्सेप्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि एक मार्केट में आप 100 का नोट लेके जाएंगे तो वहाँ पे एक्सेप्ट होगा और दूसरी मार्केट में 100 का नोट एक्सेप्ट नहीं होगा, नहीं। ऐसा नहीं है, हर जगह पे आपका 100 का नोट 100 के वैल्यू जितना ही यूज़ होगा। इन टुडेज मॉडर्न सोसाइटी, मनी इंक्लूड्स ऑफिशियली इशूड बैंक नोट्स एंड कॉइन्स कलेक्टिवली कॉल्ड लीगल टेंडर। अब इन नोट्स को हम एक नाम देते हैं, हम इनको कहते हैं लीगल टेंडर, ठीक है। एक वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, लीगल टेंडर कहते हैं हम इनको। यानी कि ये हर जगह पे लीगली यूज़ हो सकते हैं। बैंक नोट्स या कॉइन्स होते हैं, या गोल्ड हो गया आपका, एंड बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स हो गए। ये क्या है? आपके लीगल टेंडर्स हैं। बैंक नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, या गोल्ड हो गया, या बैंक डिपॉजिट्स हो गए। ये क्या हो गए? आपके एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गए। कहानी समझ में आ गई पूरी? चलें जी। उसके बाद मनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। भाई हम किन चीज़ को मनी बोल सकते हैं?
ऐसा तो नहीं है ना कि हमने रास्ते से कोई शॉपर उठा ली, हमने कहा ये मनी है, ये पैसे हैं, नहीं ऐसे नहीं है। मनी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर वो सब करेक्टरिस्टिक्स पे वो चीज़ उतर रही है तो उसको हम फिर मनी या कमोडिटी कह सकते हैं, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर सकती है। कैसे, कौन कौन सी चीज़ें? फर्स्ट की वो चीज़ ड्यूरेबल होनी चाहिए, उसमें ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी से मतलब money such as banknotes and coins should be fairly long lasting yet easily replaced if it becomes worn। कि भाई आपके पास 100 रुपये का नोट है तो वो चल जाता है, नोट काफ़ी देर तक चल जाता है, काफ़ी दिनों तक, सालों तक चलता है। और अगर वो फट भी जाए तो आप बैंक के पास जाएंगे तो वो आपको एक्सचेंज करके दे देते हैं, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाता है चीज़ों से। Coins are largely durable and modern day banknotes are made from polymer rather than paper। आप कनाडा की करेंसी उठा के देख लें या काफ़ी कंट्रीज़ की उठा के देख लें तो उनमें क्या होता है, पॉलीमर यूज़ होता है, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। क्यों प्लास्टिक के बने होते हैं? वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, सालों साल वो चलते हैं। उनको एक बार आपने छाप लिया तो वो दोबारा दोबारा आपको नहीं छापने पड़ेंगे, ठीक है। तो पॉलीमर के इसलिए हम बनाते हैं पेपर को छोड़ के भी, ठीक है। Polymer banknotes, first introduced in Australia in 1988, are significantly more durable and so are used extensively in the countries such as Bermuda, New Zealand, Romania, Vietnam. Even so, the US dollar bill can be folded forward and backward up to 4,000 times before it will tear। तो एक डॉलर को आप 4,000 दफ़ा ऐसे निचोड़ेंगे, उसको उल्टा सीधा करेंगे तो 4,000 बार करेंगे तब तक वो जाके फटेगा, ठीक है। इतना उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ एक बार आप यूज़ करें तो वो ख़त्म हो जाए, इतनी नहीं होना चाहिए। जो करेंसी आप यूज़ कर रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो ड्यूरेबल होना चाहिए। So, according to the US Federal Reserve, a typical $50 bill and $100 bill last 9 years before it need replacing and its coins survive in circulation for 30 years। तो यूएस में एक आम बिल जो होता है, एक नोट जो होता है आपका, वो क्या होता है, यूएस में जो नोट को आप बिल कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बिल कहीं पे आ जाए नो वर्ड तो आप उसको नोट ही समझिएगा, जो नोट्स होते हैं आपके। तो 50 का जो $50 का नोट है, बिल है वो, या $100 का है, वो आपके तकरीबन 9 साल तक चलता है। और आपका जो कॉइन होते हैं वो 30 साल तक चलते हैं। ये उनकी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, ये काफ़ी टाइम तक चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिस भी चीज़ में ड्यूरेबिलिटी का फैक्टर हो तो हम उसको मनी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे कौन से फैक्टर्स हैं? दूसरा है एक्सेप्टेबिलिटी। हमने पढ़ा कि एक्सेप्टेबिलिटी कैसे, कि जो करेंसी आप यूज़ कर रहे हैं वो हर जगह पे एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के अगर एक सिंध प्रोविंस में एक करेंसी है, अगर वो एक्सेप्ट हो रही है तो वो केपीके में यूज़ ना हो रही हो, ठीक है, केपीके में वो एक्सेप्ट ही ना हो रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई चीज़ छप रही है करेंसी तो वो हर जगह पे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो अकाउंटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी इज मनी वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। लीगल टेंडर इज ऑफिशियली मनी ऑफ अ कंट्री सच एज कैनेडाज डॉलर और यूकेस पाउंड स्टर्लिंग। ये उनके क्या हैं, करेंसीज हैं, ये उनके लीगल टेंडर्स हैं जो हर जगह पे यूके में या कनाडा में यूज़ होंगे। अदर फॉर्म ऑफ मनी माइट बी आल्सो बी एक्सेप्टेड सच एज टूरिस्ट यूजिंग यूएस डॉलर्स, ठीक है। गोल्ड इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ मनी। तो एक लेट सपोज एक अगर आपके पास टूरिस्ट आता है, अगर वो यूएस डॉलर यहाँ पे आके खर्च करता है तो उसके यूएस डॉलर एक्सेप्ट किए जाते हैं और उसको अपनी लोकल करेंसी दी जाती है उन यूएस डॉलर के बदले। या आपका जो गोल्ड है वो भी एक्सेप्टेड किया जाता है। गोल्ड तो हर दुनिया में हर जगह पे एक्सेप्टेड है। आप किसी शॉपकीपर को भी गोल्ड दे दें तो वो आपको चीज़ें दे देगा, उसकी इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है। आप किसी आम ठेले वाले को दे दें या किसी मॉल में भी जाके आप किसी को गोल्ड की करेंसी दे दें तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और वो आपको वो चीज़ें दे देंगे। तो गोल्ड की इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है आपकी दुनिया में, ठीक है। तो दैट इज़ अ यूनिवर्सल मनी। गोल्ड को हम यूनिवर्सल मनी भी कहते हैं। बाय कंट्रास्ट, द Zimbabwean dollar ceased to be accepted as a medium of exchange in 2009 when country which had suffering from the civil unrest experienced hyperinflation। तो जो ज़िम्बाब्वेन करेंसी के एग्जांपल देते हैं तो ज़िम्बाब्वे में मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स के भी नोट्स होते हैं। अब आप सपोज़ करें, डॉलर्स नहीं, सॉरी, उनकी अपनी करेंसी होती है, उनका अपना एक होता है। तो ज़िम्बाब्वे में उनकी लोकल करेंसी मिलियंस एंड बिलियंस में भी होती है, नोट्स होते हैं मिलियंस के,
ठीक है। तो जब आपके पास नोट्स ही मिलियन रुपीज़ के होंगे तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी तो कम है कि ज़िम्बाब्वेन लोग अपनी करेंसी खुद एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए क्या है कि उसको हम इतना ड्यूरेबल तो हम उसको कह सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्टेबिलिटी वाइज हम उसको मनी नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। इन अक्टूबर 2008 ज़िम्बाब्वेन नीडेड इतने आई थिंक 2 billion something Zimbabwean dollar to purchase $1 वर्थ। इतने ज़िम्बाब्वेन डॉलर आपको चाहिए थे सिर्फ एक यूएस के डॉलर की वर्थ चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है। तो इतने बिलियन ज़िम्बाब्वेन डॉलर सिर्फ एक यूएस डॉलर के बराबर है। तो आप बताएं कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या ही होगी, ठीक है। वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन यानी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, मोर देन 50% जब आपका इन्फ्लेशन चला जाए तो आप उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ पे उस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है। तो हाइपर इन्फ्लेशन पीक्ड a month later on November 2000 when average prices Zimbabwean rose to this much percent within a month। तो इतने परसेंट आपकी प्राइसेस बढ़ गई, ये परसेंटेज बता रहा है इतने, ये कोई रकम नहीं है। 79 लाख एंड सॉरी 7 करोड़ एंड 96 लाख परसेंटेज विद इन अ मंथ, इतनी परसेंटेज आपकी प्राइसेस पीक कर गई ज़िम्बाब्वेन डॉलर के उसमें। तो जब आपके पास इतनी हाइपर इन्फ्लेशन है और आपकी इतनी कम एक्सेप्टेबिलिटी है तो वहाँ पे आपकी मनी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। वहाँ पे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते करेंसी को, ठीक है। तो उसको हम इतनी ड्यूरेबल मनी कह भी नहीं सकते, ठीक है। उसकी यूजेज बहुत कम है, लोग उसको दे लेना ही नहीं चाहते उसको, ठीक है। तो वो मनी की फॉर्म में तो है लेकिन उसको हम मनी कह नहीं सकते क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी तो है, नोट तो है आपके पास, बट उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है आपके पास। गॉट इट? उसके बाद है डिविजिबिलिटी। अब जो करेंसी यूज़ हो रही है उसके पास डिविजिबिलिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक हो। इसका मतलब क्या है? मनी इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट मस्ट बी डिविजिबल, वो डिवाइड की जा सके। मैनी इकोनॉमिस्ट एंड हिस्टोरियन बिलीव दैट द कैटल आर oldest form of money, with cows being used for trade back in 9000 BC। अब जानवर भी किसी दौर में आपके मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होते थे। जैसे कि भाई आज भी अगर आप जाके पढ़ लें काफ़ी जगहों पे जो आपकी रिवायात होती हैं उसमें बताया गया होता है कि आपको ज़कात कितनी देनी होती है, तो वो आपको जानवरों की शक्ल में बताए गए, सूरत में सॉरी, ठीक है, कि भाई इतने ऊँट, इतनी गायें या इतनी बकरियाँ, ये सब बताया गया। तो 9000 बीसी में क्या होता था कि आपके जानवर जो हैं वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ हुआ करते थे उनमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? उनमें डिविजिबिलिटी नहीं थी। आप आधी गाय या आधी भैंस किसी को नहीं दे सकते, ठीक है, डिविजिबिलिटी नहीं है उसमें। तो करेक्टरिस्टिक एक और आ जाता है आपके पास मनी का कि वो डिविजिबल हो, वो डिवाइड किया जा सके। कैटल्स वर स्टिल यूज एज अ मनी इन सम अफ्रीकन nations during the later half of the 20th century। However, cattle and livestock do not make useful money as they do not are truly divisible। तो जहाँ पे अगर आप एक नोट को डिवाइड करना चाहें कि भाई 1000 का नोट है तो आपको 2 500 के नोट मिल जाएंगे। भाई अगर आपके पास 500 का नोट है तो 5 100 के नोट मिल जाएंगे आपको आसान से, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो कैटल करेंसी थी वो डिविजिबल नहीं थी। तो इसलिए क्या है कि हमने कहा कि वो चीज़ जिसमें डिविजिबिलिटी का आ जाए करेक्टरिस्टिक्स तो हम उसको मनी कह सकते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है यूनिफॉर्मिटी का कि भाई आपकी करेंसी जो है या आपकी मनी है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब फॉर मनी टू बी ईजिली रिकग्नाइज्ड देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मिटी विद इन अ कंट्री। दिस मीन्स ऑल 50 बैंक नोट्स विल लुक वर्चुअली आइडेंटिकल इन द टर्म्स ऑफ शेप्स एंड साइज एंड डिज़ाइन। कि ऐसा ना हो कि एक 50 का जो नोट है आपका पिंक कलर का हो, उसकी शक्ल जो है वो लेट्स सपोज ट्रायंगल हो, और दूसरा आपका जो 50 का नोट है वो जो है चौकुंडा हो और उसकी जो शक्ल है अजीब सी हो, और तीसरा नोट कोई और हो 50 का। इस तरह नहीं है, 50 का नोट होगा तो वो एक ही शक्ल का होगा,
एक ही हर चीज़ उसमें करेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। तो उसका शेप, साइज़ एंड डिज़ाइन सेम होगी। भाई ऐसा नहीं कि एक 50 पे नोट पे कायदेज़म बना ही नहीं हुआ और दूसरे पे बना हुआ है, ठीक है। इस तरह नहीं है, जहाँ एक 50 का नोट जो है वो आपका 1 फुट का बना हुआ है और दूसरा आपका बहुत छोटा है, तो शेप एंड साइज़ का भी फ़र्क होता है। तो यूनिफ़ॉर्मिटी होनी चाहिए आपके करेंसी में, ठीक है। द सेम अप्लाइज़ टू ऑल लीगल टेंडर्स, डिनोमिनेशंस एंड बैंक नोट्स एंड कॉइन्स, सब पे यूज़ होता है। 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का, तो सब बराबर होने चाहिए, एक डिज़ाइन होनी चाहिए सब पे, ठीक है। Cows come in same size and shape and each has a different value. Cows are not very uniform form of money, ठीक है। तो कैटल जो था आपका वो यूनिफॉर्म नहीं होता। भाई एक भैंस है तो भैंस हमेशा एक साइज़ वेट की नहीं होगी, ठीक है। गाय जो होगी एक साइज़ वेट की नहीं होगी, उनमें डिफरेंस होगा, तो वो एज अ करेंसी यूज़ नहीं हो सकती। और उनकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस होती है। अगर आज एक गाय का वज़न इतना है तो कल शायद कुछ किलो ज़्यादा हो या कुछ किलो कम हो, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म नहीं था, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। A first consistent form of money, cowrie shells, was used in China over the 3200 years ago. The seashells were used mainly trading food, livestock and textile. तो जो सी शेल्स होते थे, जो समंदर में हमें मिलते हैं अक्सर, तो वहाँ पे वो यूज़ किया जाते थे आपके करेंसी के तौर पे, क्योंकि उनकी तकरीबन जो है वो शक्ल और ये सब जो है सेम होती थी, साइज़ वगैरह, तो इसलिए वो यूज़ किए जाते थे। ये आपके पास इसकी बनी भी हुई है शक्ल यहाँ पे, फ़ोटो। उसके बाद स्केर्सिटी हो। स्केर्सिटी का मतलब क्या है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया पहले कि गोल्ड जो है, गोल्ड आपकी यूनिवर्सल करेंसी माना जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि उसकी स्केर्सिटी है। पानी को आप करेंसी नहीं कह सकते। दो कि फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पानी आपकी करेंसी होगी। क्यों होगी? तब क्योंकि उसकी स्केर्सिटी हो चुकी होगी पानी की, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की। स्केर्सिटी होनी चाहिए आपकी करेंसी की। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड आज बहुत रेयर है, या डायमंड है तो वो बहुत रेयर है। तो जो भी चीज़ रेयर हो, जिसकी स्केर्सिटी हो आपके पास, आप उसको एज अ करेंसी यूज़ कर सकते हैं, एज अ मनी यूज़ कर सकते हैं आप उसको। मनी मस्ट बी लिमिटेड इन सप्लाई इन ऑर्डर टू कीप इट्स वैल्यू। अब अगर किसी चीज़ की अनलिमिटेड सप्लाई है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर आप भी आज एक हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर डायमंड पैराडॉक्स, ये क्या होता है कि आप क्या कहेंगे, आपके पास आप खुद बताएं मुझे कि आपके नज़दीक है डायमंड का वैल्यू ज़्यादा है या पानी का वैल्यू ज़्यादा है? डायमंड का वैल्यू ज़्यादा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो महंगा है, वो मे बी मिलियन डॉलर्स का हो डायमंड, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास डायमंड की स्केर्सिटी है, लेकिन पानी आपके पास अनलिमिटेड है, आपके पास अभी पानी बहुत है, ठीक है। तो क्या है कि हालांकि लाइफ के लिए एसेंशियल क्या है, डायमंड है या पानी है? पानी एसेंशियल है, पानी के बगैर तो इंसान मर जाएगा। लेकिन वैल्यू किसको ज़्यादा दे रहे हैं हम? डायमंड को ज़्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसकी स्केर्सिटी है। तो मनी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि उसकी स्केर्सिटी होनी चाहिए, तो उसकी सप्लाई लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू बना रहे हैं मार्केट में, इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए। Both seashells and salt have been used as a money in the past, although the high level of supply meant they soon lost much of their value as a medium of exchange. तो चाइनीज़ यूज़ करते थे सी शेल, सही यूज़ करते थे, उसके पास दूसरी का थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक वो मिस कर रहा था कि उसकी स्कैरसिटी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा थे तादाद में, ठीक है। जैसे मैंने पत्थर का एग्जांपल दिया, तो हर कोई उस शक्ल के पत्थर, उस वेट के पत्थर बना सकता था। क्यों? क्योंकि पत्थरों की तो स्कैरसिटी है ही नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि आप कुछ ऐसे प्रीशियस मेटल्स लेके आएँ या कुछ ऐसी चीज़ लेके आएँ जिसकी स्कैरसिटी हो, जिसकी वैल्यू आप दे कर सकें, जिसको वैल्यू आप दे सकें। By contrast, the silver, the gold, the better form of money due to their scarcity. The supply of money, included banknotes and coin, is regulated by the currency's central bank, and so the money retains its value over time. तो क्या है कि जो आपकी सेंट्रल बैंक है वो आपकी इन सब करेंसीज को, इन सब चीज़ों को संभाल रही होती है कि आपकी मनी का वैल्यू बना रहे। गॉट इट? उसके बाद आपके पास आ जाती है इसकी करेक्टरिस्टिक पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स आप उसको इजीली कैरी कर सकें,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस करेंसी का इतना कोई पाउंड्स में वैल्यू हो, उसका वज़न हो, भाई 10 किलो वज़न हो आपकी करेंसी का, ऐसा तो नहीं, फिर आप उसको कैरी नहीं कर पाएंगे। और पास में से था भी कि एक बहुत बड़े पत्थर होते थे, वो एक जगह पे पड़े होते थे, तो उस गांव के लोग क्या करते थे, उस पत्थर को वैल्यू देते थे कि भाई ये पत्थर का इतना वैल्यू है। तो कोई भी उसको खरीदता था तो वो पत्थर उसका हो जाता था, फिर उसको कोई टच नहीं करता था क्योंकि वो उसका पत्थर है। फिर अगर वो किसी और को बेचता था तो वो पत्थर फिर उसका हो जाता था, वो पत्थर वहीं पड़ा रहता था, पोर्टेबल नहीं होता था। लेकिन ये था, एक गाँव तक लिमिटेड हो सकता है, ठीक है, एक शहर तक लिमिटेड हो सकता है, लेकिन अगर इसको बड़े कॉन्टेक्स्ट में तो लें तो ये नहीं हो सकता। ये पोर्टेबल हमें चाहिए करेंसी, जो हम अपने साथ ले सकें हर वक्त। सो मनी मस्ट बी conveniently portable. For example, the approximation weight of a bank note, regardless of its denomination, is just 1 ग्राम। आपका 1 ग्राम का या उससे कम के भी नोट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पोर्टेबल है, इजीली है, ठीक है। अगर आप 1000 नोट भी लेके जाएं, 1000 नोट भी अगर लेके जाएं आपके पास, तो वो सिर्फ 1 kg होगा। नोट 1 kg 100 ग्राम होगा, ठीक है। अगर आप 1000 नोट्स लेके जाएं अपने, 1000 नोट्स मिल के आप एक 1 kg बनाएंगे। अब 1000 नोट में आप लाखों रुपए, मिलियंस ले सकते हैं अपने यहाँ, ठीक है। अगर आप 5000 का नोट लेके जाएं तो 1000 में आप जो है 50 लाख रुपए लेके जा सकते हैं अपने साथ, ठीक है। तो ये क्या है, एक 1 ग्राम उसका वैल्यू है, तो ईजिली पोर्टेबल है। उसकी पोर्टेबिलिटी की वजह से आप 50 लाख रुपए एट अ टाइम कैरी कर सकते हैं, ठीक है। वाइस almost every country uses government issues banknotes and coin of their official currency. There are other forms of money, ठीक है। तो ये तो ऑफिशियल करेंसी तो हम यूज़ करते ही हैं, बट कुछ और फॉर्म्स भी होते हैं मनी के। फॉर एग्जांपल, मनी इन द बैंक अकाउंट्स आर यूज एज अ क्रेडिट कार्ड्स इनेबल पेमेंट टू मेक इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट कस्टमर हैविंग टू यूज़ कैश। हम डिजिटल ट्रांसफ़र करते हैं बैंक के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए हम ट्रांसफ़र्स करते हैं, डेबिट कार्ड्स के ज़रिए ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसफ़र्स हम करते हैं, ये सारी आपकी मनी के फॉर्म्स हैं। क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी कहते हैं, ठीक है, प्लास्टिक मनी। तो ये सब आपके उसके टाइप्स हैं, ये पोर्टेबल हैं, आप कहीं भी कैरी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हों, तो आपके पास सिर्फ एक कार्ड हो, डेबिट या क्रेडिट, आप उसको कहीं भी दुनिया में लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो इट्स रियली ईजी। द फर्स्ट पॉइंट the first coins used as a money appeared around 2000 BC, though 2000 before Christ आपके पहले सिक्के यूज़ हुए थे। In those days, the value of the coins was determined by their weight, which hindered the effectiveness of money due to difficulties of portability, ठीक है। तो तब आपके सिक्के जो थे वज़न के हिसाब से किए जाते थे, तो उसमें भी आपके पोर्टेबिलिटी का इशू होता था, वो काफ़ी भारी होते थे, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, आपकी ये सब चीज़ें इनोवेशंस की गई। आपके बैंक नोट्स बनाए गए जो बहुत इजीली कैरी की जा सकें, इलेक्ट्रॉनिक आपकी करेंसी लाई गई जिसको आप कहीं भी लेके जा सकें, कितने भी आप चाहें, ठीक है। तो ये थे आपके करेक्टरिस्टिक्स मनी के। तो ये करेक्टर्स मिल के, अगर ये सारे करेक्टर्स किसी भी चीज़ में हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो मनी है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी आपका फैक्टर मिस करता है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये मनी, हम इसको नहीं कह सकते। तो हमने मनी इज़ अ कॉमोडिटी विच कैन बी यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हम इसको यूज़ कर सकें, और ये सब आपकी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी मनी के। गॉट इट, समझ आ गई बात? जी। ओके।